नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लीजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर विवाद। अनीस मंसूरी ने बताया पसमानदा मुस्लिम समाज पर हमला, सरकार पर गंभीर आरोप। वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट ने विवाद को जन्म दे दिया है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और पसमानदा समाज के अधिकारों का हनन करार दिया है। उनका कहना है कि ये विधेयक न केवल वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य को कमजोर करेगा बल्कि पसमानदा समाज के गरीब, वंचित और बेसहारा वर्गों के अधिकार पूरी तरह छीन जाएंगे। वक्फ का मूल उद्देश्य और मौजूदा स्थिति। श्री मंसूरी ने कहा कि इस्लाम में वक्फ की अवधारणा गरीबों, यतीम बच्चों, बेवा औरतों, समाज के वंचित वर्गों और परिवार से अलग कर दिए गए वृद्धों की मदद के लिए की गई थी। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और इनका उपयोग इन वर्गों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और मुतवल्ली लंबे समय से इन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने पसमानदा समाज के अधिकारों को कुचलते हुए इन संपत्तियों को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और अपने परिवारों की संपत्तियां बनाई। उन्होंने कहा कि सरकार अब इस विधेयक के माध्यम से वही कार्य बड़ी नीति के तहत करने जा रही है। इससे वक्फ संपत्तियां गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बजाय अमीर और प्रभावशाली लोगों के कब्जे में चली जाएंगी। विधेयक में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रावधान पर श्री मंसूरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियां हैं। इनका प्रबंधन गैर मुस्लिम सदस्यों को सौंपना वक्फ की मूल अवधारणा का खुला उल्लंघन है। यह न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है बल्कि वक्फ संपत्तियों को उनके धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से भटकाने की कोशिश है। विवाद निपटारे और न्यायाधिकरण पर सवाल। विधेयक में विवाद निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है, जिसे 90 दिनों में मामलों का निपटारा करना होगा। श्री मंसूरी ने इस प्रावधान पर सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायाधिकरण की संरचना और उसकी स्वायत्तता संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह न्यायाधिकरण पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगा और इसका उद्देश्य निष्पक्षता से अधिक सरकारी एजेंडे को लागू करना होगा। यह पसमानदा समाज और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को और कमजोर करेगा। पसमानदा समाज के हक को छीना जा रहा है। श्री मंसूरी ने कहा कि पसमानदा समाज वक्फ संपत्तियों का सबसे बड़ा हकदार है, लेकिन इतिहास में हमेशा उनके साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा कि जो वक्फ संपत्तियां समाज के गरीब, बेरोजगार, विधवा महिलाओं और यतीम बच्चों के लिए थीं, वे संपत्तियां बड़े प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण में आ गई। अब यह विधेयक इन संपत्तियों को पूरी तरह से पसमानदा समाज से छीनने की कोशिश है। विधेयक से गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हटाया जाए। वक्फ संपत्तियों का उपयोग केवल गरीबों, विधवाओं और यतीम बच्चों के कल्याण के लिए हो। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए पसमानदा समाज के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। विवाद निपटारे के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण बनाया जाए, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न हो। सरकार पर गंभीर आरोप। श्री मंसूरी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जा स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने इसे सुधार के नाम पर वंचित वर्गों का शोषण बताया। पसमानदा समाज करेगा विरोध प्रदर्शन। श्री मंसूरी ने चेतावनी दी कि अगर इस विधेयक को संशोधित नहीं किया गया तो पसमानदा मुस्लिम समाज देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों से भी इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की। हमारे पुरखों ने अपनी जमीन वक्फ किया, इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन जो 14 पॉइंट्स इन्होंने इस पे बिना किसी विचार विमर्श के, बिना चर्चा किए अपने ही मन से बहुमत पा गए, अपने ही मन से बहुमत हासिल कर लिया कि साहब हमको बहुमत मिल गई। आप उसकी चर्चा करवाते, आपने उन जो कमेटी के अंदर थे, जो विपक्ष के लोग थे, आपने उनको सुना नहीं और उनका विरोध भी था और आपने फैसला दे दिया। कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग भी उस कमेटी में हैं, जो लोग हैदराबाद में 300 करोड़ की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कब्जा करके बैठे हैं। शायद उनकी क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलो दिमाग में बात है कि जो लोग वक्फ संपत्ति को 3000 करोड़ संपत्ति कब्जा किए बैठे हैं, वो हमारे लिए सरकार से डील करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग मिले, इससे लगा कि वो उनके पास जो भी है, जो भी एम्पायर खड़ा किया है वक्फ बोर्ड के मदद से, उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे और लगभग डील इसी पे तय हुई कि साहब हमको बचा दीजिए और आपको जो करना करिए। आज वही ये सरकार कर रही है और मुझे बहुत अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि ये संपत्ति मुसलमानों की है और इसमें सरकार का क्या, कुछ नहीं, लेकिन सरकार
एक ज़बरदस्ती सब लोकतांत्रिक ये जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये सरकार का एक तरफा सरकार को लाभ पहुंचाने का, और जो कमेटी के पक्ष के लोग थे उनके, ये सारे के सारे सरकार को खुश करने के लिए सरकार के इशारे पर इस तरह के उन्होंने बात की। और अफसोस की बात यह है कि इस लोकतंत्र में जब आपको सुनना नहीं था, कमेटी के मेंबरों की बात माननी नहीं थी, तो कमेटी बनाया क्यों था? आप थोप देते कि साहब हमने थोप दिया, लेकिन आपने एक बहाने से ये इस तरह की हरकत की कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी में 14 लोग समर्थन कर देंगे, बाकी खारिज कर देंगे। उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन यह हम होने नहीं देंगे। हम लोग देखेंगे, अगर वो लोकसभा में इस पर चर्चा होती, अगर हम लोगों के लिए इसमें लोकसभा कहीं न कहीं से हमारे उन 44 लोगों के बिंदुओं पर विचार विमर्श पुनः करता है तो ठीक है, वरना फिर माननीय न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग भी खटखटाएंगे और अपने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने तमाम पूरे प्रदेश के हर स्टेट में हम मेमोरेंडम देंगे और हमारे लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो है माफियाओं का जो गढ़ है वो वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं दाखिल है। तो ऐसे में जो है बातें तो वही हो रही है कि वक्फ बोर्ड को जो है कहीं डकैती और चोरी का जो इल्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री साफ लगा है। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफिया उस पर कब्जा करके उस पर लाभ उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी तो उस ज़मीन को अपने हथियाना चाहते हैं। जो काम जिनको माफिया कह रहे हैं वही काम तो मुख्यमंत्री जी भी करने जा रहे हैं ना। ये डीएम को क्या, इन्होंने जितने प्रावधान किए हैं 14 के 14 प्रावधान तर्क संगत गलत हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर वक्फ की ज़मीन पर आप कलेक्टर को पावर दे दें तो कलेक्टर मनमानी करेगा, सरकार की सारी कलेक्टर काम करेगा। कुल मिला के इनकी मंशा है कि मुसलमानों के जो हमारे पुरखों ने ज़मीन वंचित समाज, बेवा बेसहारा गरीब तबके के लोगों, पसमानदा मुसलमानों के लिए जो ज़मीनें दिया था, उस पर कुछ मुतवल्ली और कुछ कौम के ज़िम्मेदार लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों ना एक प्लानिंग के तहत वो सारा के सारा हम उन वंचित समाज से छीन ले। तो ये सरकार की जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है, तो वो समाज जिस समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, बार बार पसमानदा के हालात पे चिंता जता रहे हैं। अगर सच में पसमानदा के हितैषी थे तो ये जो भी वक्फ बोर्ड का फ़ायदा होना था, जो भी वक्फ बोर्ड के लिए प्लानिंग करनी थी, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए करने चाहिए थे। ये आज कल तो काला अध्याय एक जेपीसी कमेटी ने जगदम्बिका पाल ने लिखी दिया। जगदम्बिका पाल महाभ्रष्ट, जगदम्बिका पाल सरकार के इशारे पर काम करने वाला शख्स। हमको पहले से उस शख्स पर विश्वास नहीं था कि ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और वक्फ की ज़मीनों पर गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से रिपोर्ट ले करके और रिपोर्ट पेश करेगा और गुमराह करेगा। तो क्या लगता है कि जो कमेटी बनी हुई थी उसमें जो मुस्लिम जो सदस्य थे उनकी बातों को इग्नोर किया गया, या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला, या उन्हें नज़रअंदाज किया गया? भाई देखिए, जब आपने कहा कमेटी बनी और कहा कि सारे लोग अपने अपने मशवरे कमेटी को दें, तो जो उसमें मेंबर्स रखे उन लोगों ने भी, और मेंबर के अलावा 500 लोगों ने भी अलग से, 572 लोगों ने अलग से भी अपने मशवरे भेजे और मेंबर्स ने दिए। तो सवाल इस चीज़ का है कि जब वो मशवरे गए तो उस पर आपने विचार नहीं किया, आपने उस पर कोई चर्चा नहीं किया, आपने सीधे थोप दिया कि साहब ये 14 लोग हैं जो इनकी बात, ये 14 पॉइंट को मानेंगे। सभी खंडों पर विधिवत उस पर चर्चा होनी चाहिए थी और ईमानदारी से चर्चा को गंभीरतापूर्वक सुन करके तब न्याय करना चाहिए था। लेकिन जब उनके मन में पहले से नीयत खराब हो, पसमानदा तबके के हक को हड़पने की उनकी जो पहले से कोशिश हो, वक्फ ज़मीनों पर पहले उनकी निगाह हो, तो ये उन्होंने केवल एक फॉर्मेलिटी करके और उस ज़मीन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। क्या लगता है पूरे प्रोसेस में एक तरफा सुनवाई हुई है? बिल्कुल, ये आज पूरा देश इस बात को जानता है और यहाँ तक कि देश के तमाम वो नागरिक
जो सामाजिक तौर पे समाज में काम करते हैं वो सब आज उसकी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। आपने कमेटी बना के इतने लोगों को रखा और आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं माना, और जो पक्ष के आपके सांसद अपने घर के पॉकेट के लोग थे उनकी बातों को लेकर के आपने फैसला दे दिया। तो इस मामले को लेकर आगे कैसे आप क्या बोल जाएंगे? हम अभी ये चर्चा होनी, अगर चर्चा लोकसभा में चर्चा हो गया, चर्चा में अगर माकूल हल इसका नहीं निकला तो निश्चित तौर से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो रिपोर्ट पेश की है कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ 3000 वक्त हैं, उसके अलावा जो भी वक्त की ज़मीनें हैं, जो भी वक्त संपत्ति है 1 लाख 47,000 वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। देखिए, बात आप सही कह रहे हैं कि सरकार ने जब इससे पहले सर्वे कराया था तो सरकार के लोगों ने धीरे धीरे करके वक्त संपत्तियों को सरकार में निहित कर दिया। जब पता चला, धीरे धीरे सरकार की मंशा पहले से खराब थी इस प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद आज जब ये बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो इसमें मुलव्विस लोग थे, जो इसमें शामिल थे लोग, पहले शुरू से लेकर के अब तक ये कि हाँ साहब ये वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है, और जहाँ पर हमारे लोगों ने जिन लोगों ने दिया है, हमारे पुरखों ने, वहाँ पर वो काबिज हैं, मस्जिद बना करके, मदरसा बना करके, इदारा बना करके, उसमें जो भी है चीज़ें वो सबको मालूम कि ये वक्फ की संपत्ति है। अगर वो उन्होंने अधिकारियों ने दर्ज नहीं किया और हमारे लोगों को गुमराह किया और दर्ज नहीं किया तो ये अधिकारियों की गलती है, लेकिन वक्फ संपत्ति है और उस पर लोग हैं और उस पर मस्जिद बनी, एक हज़ारों साल पहले से सब कुछ चला आ रहा है। तो वहाँ पर सरकार अगर ये चाहेगी कि हम वहाँ पर जाके उसको खाली करा लेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम होगा, और ये देश के अंदर सबसे बड़ा मतलब समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।